अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.3.3 विच इज एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 2.3 जो कि था रिलेटेड टू आइसोटोप्स, और सो फार हम इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप एंड एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप, जिसमें हमने डिस्कस की थी एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन एंड एग्जाम्पल ऑफ यूरेनियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स को इन डिटेल, विच इज टॉपिक 2.3.3। एज वी नो दैट अगर कोई भी चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा इंसान ज़रूर उठाने की कोशिश करता है, और अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बनाई है तो यकीनन उसका कोई ना कोई यूज़ भी होगा। अगर अभी इस कायनात में मौजूद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं जानते तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो सारी की सारी चीज़ें किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगी। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ दिस साइंटिफिक नॉलेज, आइसोटोप्स दे हैव ऑल्सो फाउंड इन मैनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ्स, और वो एप्लीकेशन हो सकती हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, in the field of archaeology, in the field of power generation. So there are a lot of different things in which we can use isotopes as well. So चलिए डिस्कस करते हैं कुछ important applications of these isotopes. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, जो कि है रेडियोथेरेपी। एज वी नो दैट थेरेपी मतलब किसी चीज़ का ट्रीटमेंट, और रेडियो का मतलब होता है रेडिएशंस, और रेडियोथेरेपी यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन सारी की सारी एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट थिंग इज़ वेन एवर वी टॉक अबाउट आइसोटोप्स, तो इसका मतलब है कि आइसोटोप्स के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आइसोटोप्स रिलीज़ कर सकते हैं रेडिएशंस। कुछ आइसोटोप्स हैं ऐसे जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जैसे कि कार्बन 14, तो वो रिलीज़ करते हैं रेडिएशन। इसके अलावा हम आइसोटोप्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स की प्रेजेंस को फॉलो किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। उन मेथड्स को हम स्टडी नहीं करेंगे, बस आपको अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि हम आइसोटोप्स को ट्रेस कर सकते हैं, और कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं तो हम उनकी रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो उन रेडिएशंस को यूज़ करके हम मुख्तलिफ जगहों पे उसकी एप्लीकेशंस का अंदाज़ा लगाएंगे। सो फर्स्ट है रेडियोथेरेपी, और ये यूज़ होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब कैंसर भी कोई एक ही किस्म का नहीं है। अगर हम कैटेगराइज करें कैंसर्स को तो बहुत से तरीके हैं कैंसर को क्लासिफाई करने के, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सरफेस और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन हम कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर या फिर कैंसर इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि या तो हो कैंसर बॉडी के बाहर किसी पार्ट पे, यानी कि स्किन के किसी भी हिस्से पे, और या फिर इनसाइड ऑफ द बॉडी, जिसमें लंग कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, और कोई भी कैंसर इसमें आ सकता है। सो दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर की, तो उसमें जो आइसोटोप्स यूज होते हैं दीज आर phosphorus 32 and strontium 90. These are the two isotopes which are used in skin cancer treatment. अब इन्हें स्किन कैंसर ट्रीटमेंट में क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी रीज़न ये है कि ये रेडिएशंस इमिट तो करते हैं जो कि हैं बीटा रेडिएशंस, लेकिन वो रेडिएशंस इतनी हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं होती। वी कैन से दैट दीज आर लेस पेनिट्रेटिंग एज कंपेयर टू अदर रेडिएशंस। अगर आप इन जनरल रेडिएशंस की बात करें तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशंस: अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। बीटा रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन है वो कम होगी एज कंपेयर टू गामा रेडिएशन, और अल्फा रेडिएशन की पेनिट्रेशन इन तीनों में सबसे कम होती है। अब अगर देखें कि व्हाट अबाउट द कैंसर इनसाइड ऑफ द बॉडी, सो फॉर कैंसर अफेक्टिंग विद इन द बॉडी, cobalt 60 is used because it emits strongly penetrating gamma rays, और जैसे कि हमने अभी देखा कि गैमा रेज होंगी हाईली पेनिट्रेटिंग, तो अगर कोई कैंसर स्किन के अंदर है तो उसके लिए आपको हाईली पेनिट्रेटिंग रेज रिक्वायर्ड हैं, जो कि हैं गैमा रेज। सो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें स्किन के लिए कौन कौन से आइसोटोप्स यूज होते हैं, और अगर है कैंसर विद इन द बॉडी तो फिर कौन से आइसोटोप्स यूज होते हैं,
उनके नाम आपको प्रॉपरली याद करने हैं। और जब भी आप किसी आइसोटोप का नाम याद करेंगे तो मेक श्योर खाली फॉस्फोरस विल नॉट वर्क, आपको साथ 32 भी याद करना होगा। स्ट्रोंशियम के साथ 90 लिखेंगे तभी आप मुकम्मल मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक आइसोटोप का। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, विच इज ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर की बात करें तो ट्रेसर का मतलब जो पता लगाने में इस्तेमाल होता है, विच इज यूज टू फॉलो, और डायग्नोसिस मतलब ये देखना कि कौन सी बीमारी है, और मेडिसिन मतलब एज अ मेडिसिन भी वो ट्रीट हो सकते हैं। अब अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, सो इसकी एग्जाम्पल है आयोडीन 131, जो कि एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। आयोडीन 131 आइसोटोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखेंगे कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स दे आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोस द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। अगर बात करें ट्यूमर की तो बेसिकली ट्यूमर इज द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स। आपकी स्किन नॉर्मली, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, बट व्हेन देयर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दीज सेल्स, सो एबनॉर्मल ग्रोथ से क्या होगा कि उस स्पेसिफिक पार्ट में जहां पे नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ हुई है वहां पे एक ट्यूमर बन जाएगा, यानी कि उस ग्रोइंग सेल्स का एक लंप सा बन जाएगा। सो उस लंप की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए हम आइसोटोप्स यूज कर सकते हैं इन ह्यूमन बॉडी। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि कौन कौन सा आइसोटोप यूज हो सकता है। सो आइसोटोप ऑफ आयोडीन विच इज 131, इट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। गोइटर एक डिजीज है थायराइड ग्लैंड की, जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है, और गोइटर में आपके थायराइड ग्लैंड वाला जो एरिया है वो स्वेल कर जाता है, और इसकी निशानी ये है कि आपको गर्दन वाले हिस्से पे ज्यादा मैस नजर आता है। ये तो हुई डिजीज गोइटर। अब आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? यू विल यूज आयोडीन 131। आयोडीन इज बेसिकली प्रिकर्सर फॉर द हार्मोन्स विच आर मेड बाय थायराइड ग्लैंड, और वो हार्मोन्स हैं T3 एंड T4। अब जब आप आयोडीन 131 इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, यकीनन आपको पहले इसकी प्रॉपर एक डोज प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर आप वो डोज इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करेंगे, और फिर आपने फॉलो करते जाना है आयोडीन 131 को कि ये कहाँ कहाँ गया। सो चूंकि आयोडीन प्रिकर्सर है T3 T4 का, तो जब आप आयोडीन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ग्रोथ पे या फिर उसकी प्रोडक्शन पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, जिससे आप डायग्नोस कर सकेंगे प्रेजेंस ऑफ गोइटर को। सिमिलरली एक और आइसोटोप है विच इज टेक्नीटियम। टेक्नीटियम इज ऑल्सो यूज्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ बोन ग्रोथ। इसको हम बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं इन डायग्नोसिस। हमने अभी कैंसर के ट्रीटमेंट की 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, जिसमें से 2 आइसोटोप यूज किए थे स्किन के ट्रीटमेंट में, और एक आइसोटोप हमने देखा कि अगर है कैंसर विद इन द बॉडी। और यहाँ हमने देखा कि इफ़ वी आर यूजिंग आइसोटोप फॉर डायग्नोसिस तो उसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। एंड लेट मी रिपीट दिस थिंग वंस मोर दैट आयोडीन 131 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप इन द डायग्नोसिस, एंड इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है फॉसिल्स की स्टडी, यानी कि पुराने दौर में जो सारी चीज़ें थी और उनके जो भी बाकियात हमारे पास मौजूद हैं उनकी सारी स्टडी, और जियोलॉजी है स्टडी ऑफ अर्थ। अब आइसोटोप्स इन दोनों चीज़ों में कैसे इस्तेमाल होंगे? द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स दे आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड स्टोन्स। हमें एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते रहते हैं, हम उन फॉसिल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये एनिमल या प्लांट कितने साल पुराना था, यानी कि कितने साल पहले इसकी डेथ हुई होगी और हमें अब ये मिला है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन 14। व्हेन वी वर स्टडिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, वहाँ हमने देखा था कि कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि है कार्बन 14। So the age determination of very old objects, it is based on half life of the radioactive isotope. किसी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ वो होगी जिसमें वो हाफ रह जाएगी उसकी अमाउंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप दे आर कॉन्टिन्यूसली रिलीजिंग एनर्जी थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करते रहते हैं, और जब वो एनर्जी इमिट करते रहेंगे तो इन दी एंड वो कम होते जाएंगे, और हाफ लाइफ वो होगी जब वो
आधे रह जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, या फिर इसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग भी। An important method of the age determination of old carbon containing objects by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating या फिर simply carbon dating। कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको प्रॉपर वे में लर्न करना है। सिंपली वी यूज कार्बन-14 जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी चीज़ की एज फाइंड करने का, वो चीज़ कितने साल पुरानी है इस चीज़ का पता लगाने का। Next application is in chemical reaction and structure determination, कि आइसोटोप्स यूज हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस का पता लगाने में और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन करने में। एज वी नो दैट अगर हम कार्बन-14 की ही बात कर रहे हैं, सो कार्बन-14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यानी कि वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है और हम वो रेडिएशंस डिटेक्ट कर सकते हैं। और रेडिएशंस की डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेडिएशन की डिटेक्शन कर सकते हैं इसका मतलब आप पता लगा सकते हैं कि आप जिस आइसोटोप की बात कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ है। सो रेडियो आइसोटोप्स दे आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर। अब इसको समझते हैं एक मिसाल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल कार्बन-14 इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल वाली कार्बन से ना बनाएं बल्कि उसको बनाएं हम कार्बन-14 से। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तो हम उसे बनाते नॉर्मल कार्बन-12 से, सो नॉर्मल कार्बन-12 तो रेडिएशन एमिट नहीं करता, यानी कि आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करेंगे विद कार्बन-14 तो यानी कि कार्बन-14 है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि ये है एक रेडियो आइसोटोप। सो रेडियो आइसोटोप है तो ये रिलीज करेगा रेडिएशंस। सो जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होगी विच इज मेड अप ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन, सो वहां वहां आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। एंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। अब पाथ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये एंटर होगी प्लांट में थ्रू स्टोमेटास, उसके लीफ में एंटर होगी और फिर इट विल बी यूज्ड अप बाय द सेल्स टू मेक ग्लूकोज। और ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें वो होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि होता है पैलिसेड सेल्स के अंदर, विच आर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू डू फोटोसिंथेसिस। सो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया है कार्बन-14 से, सो इसका मतलब है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। सो मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज बनाने तक के कौन कौन से स्टेप्स होंगे आप हर जगह आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। और वहीं से आप इसका स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जहाँ जहाँ कार्बन होगी वहाँ वहाँ आपको रेडिएशन एमिट होती नजर आएंगी एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डिटेक्ट दोज रेडिएशंस। और जब आप सक्सेसफुली उन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेंगे तो आप सक्सेसफुली पता भी लगाएंगे कि रिएक्शन कौन सी स्टेज से होकर गुजर रहा है और स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट कंपाउंड्स का उस रिएक्शन में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, विच इज एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। दिस एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट रेडियो एक्टिविटी इज डेंजरस फॉर अस एज वेल, लेकिन डेंजरस होने के साथ साथ उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उससे बिजली बना सकते हैं, उससे हम पावर जनरेशन कर सकते हैं, उससे हम अपने पावर हाउसेस को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। बेसिकली radioactive isotopes they are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reaction in nuclear reactor। जब बात होगी फिशन की तो फिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। When we say न्यूक्लियर फिशन, सो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन। अब जब आप न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। अगर न्यूक्लियस ब्रेक होगा सो इसका मतलब उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी डिस्टर्ब होंगे, और जब वो डिस्टर्ब होंगे सो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो उसमें से रिलीज हो जाएं। और जब किसी चीज़ का
न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, सो इसका मतलब है कि वो चीज़ अपनी आइडेंटिटी भी लूज करेगा। तो क्या ये इतना सिंपल प्रोसेस होगा? यकीन नहीं। इस प्रोसेस में बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूट्रॉन्स के निकलने की वजह से रेडिएशन इतनी ज़्यादा रिलीज होती हैं कि हम उसे नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें उसके लिए स्पेशल रिएक्टर्स चाहिए होते हैं दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब कि इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है जो कि डेंजरस हो सकता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर किसी ऐसी चीज़ से बना होगा जो कि उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगी या फिर सेफ रखेंगी आपको उन रेडिएशन से, बिकॉज दीज रेडिएशंस दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। अगर आप गैमा रेडिएशंस की बात करें तो वो बहुत पेनिट्रेटिंग होती हैं, दे कैन डैमेज योर नॉर्मल सेल्स एज वेल। हम इन्हें कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं कि वो ट्यूमर वाले सेल्स को किल कर दें, लेकिन आप सोचें कि अगर वही आपके नॉर्मल सेल्स को किल करना शुरू कर देंगे तो हाउ डेंजरस इट वुड बी। So that's why nuclear fission reactions, they are already carried out in nuclear reactors. अब देखते हैं कि इसमें कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज होता है। So uranium 235, this is the radioisotope of uranium which is used in this process. Uranium 235 is bombarded with slow moving neutrons. अब ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज़ को रख देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, हम इसे ब्रेक कराते हैं विद न्यूट्रॉन्स। इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। वी नो दैट न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। तो जब वो यूरेनियम 235 में पेनिट्रेट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिएक्शन व्हिच इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। सो द यूरेनियम न्यूक्लियस इट विल ब्रेक अप टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स इससे बनेंगे और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। जो एलिमेंट्स बनेंगे वो हैं बेरियम विच इज 139 एंड क्रिप्टॉन which is 94. So हमने देखा है कि ये रिएक्शन क्या था। हमने लेना है एक न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें हम रखेंगे यूरेनियम कौन सा, यूरेनियम 235। फिर हमने उसको बम्बार्ड करना है विद द हेल्प ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, और जब हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे सो दैट यूरेनियम विल स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, और जब वो स्प्लिट होगा तो उसके नतीजे में बनेंगे बेरियम और क्रिप्टॉन। अब ऐसा नहीं कि जब एक न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा और 2 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स बन जाएंगे। नो वे, यहाँ पे साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी बनेंगे। 3 न्यूट्रॉन्स कब बनेंगे, जब आप बात कर रहे हैं कि एक एटम यूरेनियम का ब्रेक हो रहा है तो उससे मिलेंगे 3। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 5 एटम ब्रेक करेंगे तो उससे कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, उससे मिलेंगे 15 न्यूट्रॉन्स। और यही न्यूट्रॉन्स आगे अगले यूरेनियम पे एक्ट करेंगे और फिर ये उससे मजीद न्यूट्रॉन्स रिलीज करवाएंगे, एंड देन द न्यू फॉर्म्ड न्यूट्रॉन्स वो अगेन न्यू यूरेनियम पे एक्ट करेंगे, और इस तरह ये एक चेन फॉर्म में रिएक्शन कंटिन्यू होगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही चीज़ें बनेंगी, यानी कि बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अगर हम इस न्यूक्लियर फिशन वाले रिएक्शन को एक इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करें, सो वी कैन राइट इट uranium 235 92 is the atomic number for uranium and 235 is mass number for uranium plus न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 के साथ। 1 मतलब ये है उसका मास, तो न्यूट्रॉन हमेशा एक ही मास रखता है, उसका एटॉमिक मास इज अराउंड 1 AMU। अब अगर बात करें कि इसके बाद क्या होगा, when these 2 things are going to combine together, तो फिर हम शो करेंगे एक फॉरवर्ड एरो जो कि दिखाएगा रिएक्शन को आगे प्रोसीड होता, और उससे हमारे पास आएंगे बेरियम विच इज़ 139 56 इज द एटॉमिक नंबर, एंड क्रिप्टॉन विच इज़ 94 36 इज द एटॉमिक नंबर, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स वुड बी रिलीज्ड, और इन्हें हम एग्जैक्टली इसी तरह शो कर देंगे। और साथ ही साथ आपको प्लस का साइन डाल के एनर्जी भी मेंशन करनी है कि साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस एनर्जी, basically the large amount of energy which is released, it is used to convert water into steam into boilers। अब आप सोचेंगे ये बॉयलर्स कहाँ से आ गए। सो यहाँ बात हो रही थी पावर जनरेशन की, कि आप पावर कैसे जनरेट कर सकते हैं। पावर हम जनरेट करते हैं पावर हाउसेज में, और उन पावर हाउसेज में क्या होगा, बेसिकली हमें गर्म करना होता है पानी, हम वाटर को हीट करते हैं, हीट करके हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में। जब वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में तो आपको पता है कि स्टीम इज मोर एनर्जेटिक
देन लिक्विड वाटर। सो स्टीम की उस हाई एनर्जी को यूज किया जाता है टू रोटेट टरबाइन। टरबाइन जब रोटेट होगी सो इट इज कनेक्टेड विद अ शाफ्ट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ जनरेटर। और जनरेटर की एक खूबी है कि जब आप जनरेटर को मूव करते हैं ना, जनरेटर के एक पार्ट को आप मूव करते हैं विद वेरी हाई स्पीड, तो वो मूवमेंट प्रोड्यूस कराएगी इलेक्ट्रिक करंट और उससे हमें मिलेगी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे क्या हर वक्त जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो यूरेनियम से बन रही है? ऐसा नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, यानी कि जहां आपने वाटर को हीट करना था ना, वहां पे आप फॉसल फ्यूल्स बर्न करें। फॉसल फ्यूल्स मतलब कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। और जब आपने उनसे बर्न किया तो वो कन्वर्ट हुआ स्टीम में और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। लेकिन चूंकि फॉसल फ्यूल्स आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली और हमें डर भी है कि वो एक दिन खत्म होने वाले हैं, दे विल रन आउट वन डे, दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और उन्हें बनने में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉसल फ्यूल्स का यूज़ थोड़ा सा कम करें, और साथ ही साथ फॉसल फ्यूल्स की ट्रांसपोर्ट भी बहुत एक्सपेंस लेती है। इसलिए अब उसका ऑल्टरनेट है ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा कि आप यूरेनियम का रिएक्शन कराएंगे और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे आप वाटर को हीट करेंगे, यानी कि वाटर को कन्वर्ट करेंगे इनटू स्टीम, और ये हो रहा होता है बॉयलर में। एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज वेरी सेम, दैट द स्टीम then drives the turbine. Turbine will generate electricity with the help of generator. Now, this is the peaceful use of atomic energy for the development of a nation. ये तो हुआ peaceful use. तो इसका dangerous use क्या है? आप सबको पता है। जब भी हम atomic energy की बात करते हैं, जब भी हम nuclear energy की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में आते हैं nuclear bombs. जी हाँ, nuclear bombs हमारे माइंड में आते हैं, और जिन्हें हम एटम बॉम्ब भी कहते हैं। सो बेसिकली उनमें जो हाई एनर्जी रिलीज होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और वो बहुत डेंजरस हो सकता है बिकॉज वी नो दैट द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, it is very highly penetrating, because along with that energy there are a lot of radiations produced, and especially if gamma radiations are produced which are neutrons, so वो होंगे बहुत highly penetrating. That's why हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि जब हम इसे पीसफुल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, सो पीसफुल यूज में हमें इसको एक कंट्रोल्ड फैशन में करना है, और साथ ही साथ आपको न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करना है। आई नो दिस इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसे खरीद लें या एक दफ़ा इसे सेटअप कर लें, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी वो हो सकता है कि बाकी सारे वेस्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे बेहतर हो। और साथ ही साथ एक और बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ख़तरा नहीं होगा कि ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप इन डिटेल। हमने हर एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस किया, और साथ ही साथ उस आइसोटोप की एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया है जो कि उसमें आएगी। मेक श्योर कि यू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन दीज, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द होल टॉपिक ऑफ आइसोटोप्स। सो तब तक के लिए सारे का सारा टॉपिक ऑफ आइसोटोप्स रिवाइज करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।